नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, यह देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसको लेकर सीक्रेट वजह क्या बाहर आ रही है, सोर्सेस क्या बता रहे हैं, हमारी जानकारी क्या कह रही है, आज इसका चैप्टर लेकर आया। पीएम मोदी ने 9 साल में जो नहीं किया वो अब क्यों करने जा रहे हैं। मोदी का वो काम जिससे इंडिया गठबंधन के डिनर में रायता फैल गया, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। और पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है यह बताने का प्रयास करने वाला चैप्टर भी लेकर आया। इसके बाद पीएम मोदी की उन बहनों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने मोदी का अनदेखा रूप आप आज दिखा दिया। मां के वो 11 रुपए नरेंद्र मोदी ने किसी और को क्यों दे दिए, इसका किस्सा भी आपको सुनाऊंगा। राखी पर बाबा बागेश्वर का वो रूप जो देखकर महिलाएं रोने लगी। घोड़ी पर सवार बाबा बागेश्वर की तस्वीर, क्या उनकी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या बाबा बागेश्वर शादी करने जा रहे हैं? आज इसकी भी बात होगी। और फिर प्रभु श्री राम की वो निशानियां आपको दिखाऊंगा जिनमें भगवान साक्षात दिखेंगे। सनातन की वो शक्तियां जिन्हें आपसे छुपाया गया पर विज्ञान तक देखकर हैरान। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। देश की जीडीपी में बड़ा उछाल आया है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8%, 7.8% दर्ज की गई। भारत के लिए आंकड़े इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में यह सबसे तेज ग्रोथ रेट। और भारत की ताजा जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 4 क्वार्टर यानी 1 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% थी और अब सीधे 7.8%। इसरो ने चांद पर मौजूद प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें प्रज्ञान सुरक्षित रास्ते की तलाश में रोटेशन करता हुआ यानी घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रज्ञान रोवर की यह तस्वीर लैंडर विक्रम में लगे कैमरे ने रिकॉर्ड की। प्रज्ञान रोवर का वीडियो ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा कि ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां खेल रहा और बच्चे की मां उसे प्यार से देख रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर दिए बयान पर यू टर्न ले लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार है। गहलोत ने कहा कि मैंने सुना है कि कभी कभी तो वकील लोग जो लिख कर जाते हैं ले जाते हैं, फैसला वैसे का वैसा आ जाता है। अशोक गहलोत के इस बयान पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे आदमी को संविधान का ध्यान रखना चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ता देख गहलोत ने बयान से फल्ला झाड़ लिया और कहा यह उनकी निजी राय नहीं है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले में स्पेशल सेल की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी प्रीतपाल को पंजाब से पकड़ा गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये लोग G20 की बैठक से पहले दिल्ली में माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। आरोपियों ने 27 अगस्त को दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक इमारत में भयंकर आग लग गई। आग में झुलसकर 73 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे में घायल 30 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में 200 बेघर लोग रहते हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, इसको लेकर सीक्रेट वजह क्या बाहर आ रही है। पीएम मोदी ने 9 साल में जो नहीं किया वो अब क्यों करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का वो काम जिससे इंडिया गठबंधन के डिनर में रायता का रायता फैल गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा बम फोड़ दिया। भाई विपक्ष अपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए मुंबई में बिजी है और उसी वक्त दिल्ली से खबर आ गई कि संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। लेकिन अचानक से विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या? भाई अभी अभी तो एक सत्र खत्म हुआ था। इसे लेकर देश भर में भयंकर चर्चा चल रही है। जिसको देखिए फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि क्या कर रहे हैं भाई मोदी जी। जैसे नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे तो उसको लेकर मीम बन जाते हैं, चर्चा होती है कि अब क्या नया। तो वैसे ही लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने यह विशेष सत्र क्यों बुलाया भाई, वो भी 5 दिन का। हर आदमी अपने आप से अपने हिसाब से थ्योरी चला रहा है क्योंकि विशेष सत्र के ऐलान से हड़कंप मच गया।
अब ये स्पेशल सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के लिए बुलाया गया है। यानी नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर, उनके बर्थडे के एक दिन बाद यह विशेष सत्र बुलाया गया। अभी सिर्फ तारीख बताई गई है, विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा यह नहीं बताया गया। सिर्फ यह कहा गया कि अमृतकाल के दौरान आयोजित होने वाले विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। भाई ये उम्मीद तो हर सत्र में होती है। अब विशेष सत्र बुलाने का कारण क्या है, इसमें राज क्या है, इसे अभी तक कोई नहीं जानता। क्योंकि बॉस देख लीजिए, नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। लोग इधर से उधर बोल दें, दावा कर दें, हम भी अभी आपको कई चीजें बताएंगे, लेकिन उसके भी गलत होने की पूरी गारंटी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। आप नोटबंदी का उदाहरण देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण देख लीजिए, एयर स्ट्राइक का उदाहरण देख लीजिए। किसी को पता था कि अपनी सेना पाकिस्तान में घुस के ठोकने जा रही? किसी को पता था कि नोटबंदी होने जा रही? अचानक पाकिस्तान पहुंच जाने का उदाहरण देख लीजिए। अचानक कृषि बिल को खत्म करने का ऐलान सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बदल देना हो, पूरी राज्य की सरकार के कैबिनेट के लोग बदल देने हो, या फिर नया मुख्यमंत्री बनाना हो, कैबिनेट में मंत्री बनाना हो, किसी को भी कोई भनक तक नहीं लगती। मीडिया को भी नहीं लगती। भाई कितनी बार हम लोग चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, पता चला कोई और ही आदमी निकल कर आता है। पहले के सरकारों की तरह नहीं होता कि मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग चलती हो, ये भी नहीं होता इसमें। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कब कौन सा फैसला ले लें, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, या कहें कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल जैसा होता है। इसलिए सिर्फ चर्चा हो सकती है, कयास लगाए जा सकते हैं। पीएम मोदी विपक्ष का हर प्लान फेल कर देते हैं, यह भी बार बार दिख रहा है। आप देखिए, जहां विपक्ष ये चर्चा करने वाला था कि पीएम मोदी को कैसे हराएंगे, भाई उनका आज डिनर चल रहा है। अभी जब आप पाठशाला देख रहे हैं, वहां इंडिया गठबंधन का डिनर चल रहा है, सब खाना खा रहे हैं। सब सोच रहे थे कि मोदी को हराने के लिए विपक्ष क्या करने वाला है, इस पर चर्चा होगी खाना खाते खाते। लेकिन वहां खाना खाते खाते अब कईयों के गले में हलक से निवाला नहीं उतर रहा कि अब नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। पूरा देश इस बात को छोड़कर कि विपक्ष क्या करने वाला है, अब यह बात करने लगा कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। भाई विपक्ष के नेता मुंबई मीटिंग को लेकर बड़े एक्साइटेड थे, सब नेता मुंबई पहुंच गए, लेकिन आज डिनर पार्टी के पहले ही पीएम मोदी ने धमाका कर दिया। अब डिनर पार्टी में प्लेट लेकर चर्चा चल रही थी, तुमको पता है मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, तुमको पता है विशेष सत्र क्यों बुलाए हैं। मतलब वहां नरेंद्र मोदी को हराने पे चर्चा होनी थी, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी चर्चा ही मोड़ दी। अब नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, इस पे चर्चा वहां चल रही। खाना खा रहे हैं, अब पूछ रहे हैं। विपक्ष के नेता हड़बड़ा गए। विपक्षी नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि बॉस इस पर कहें क्या, करें क्या। कोई कह रहा है कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई। कोई संसद के विशेष सत्र को बुलाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है कि विशेष सत्र के दौरान ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है, तो इस पर सरकार विचार करे। हमारे सोर्सेस क्या बता रहे हैं वो बताऊं। ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, क्या बड़ा होने वाला है, उससे पहले जरा विपक्ष के नेताओं के बयानों को सुन लीजिए। देखिए, ये चर्चा चलाई जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल पास करने के लिए सेशन बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। देखिए, सबसे पहले बात यह तो आधिकारिक रूप से हमें कुछ नहीं बताया गया है। परंपरा ये होते हैं कि बुलेटिन निकालते हैं और नहीं तो फोन पे कम से कम सूचना दिए जाते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। जरूरी स्थिति क्या हुई कि अचानक ये सदन बुलाने पड़ी, ये तो मेरा समझ में नहीं आते हैं। फिर भी कुछ होगा सरकार की। देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी चुपके चुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है
कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट क्यों चुनी गई। यानी विपक्ष में भी सब कंफ्यूज्ड हैं, सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। अचानक विशेष सत्र बुलाने के पीछे की वजह किसी को समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भाई ये हुआ क्या, सब कंफ्यूज्ड है। अभी क्या हुआ, अगर आप देखेंगे जो मॉनसून सत्र था जो चल रहा था, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ, आपको याद होगा मणिपुर को लेकर, वो 11 अगस्त को खत्म हुआ मॉनसून सत्र। 31 अगस्त यानी उसके करीब 20 दिन बाद 31 अगस्त को विशेष सत्र का ऐलान हुआ कि भाई विशेष सत्र होगा। और कब से होगा भाई? 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। भाई 20 दिन में ऐसा क्या हो गया भाई कि विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है? 11 अगस्त को खत्म हुआ, 31 अगस्त को कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, और अगर शुरू कब होगा तो 38 दिन हो जाएंगे शुरू होते होते। तो ये 38 दिन के बाद ही एक और विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि पिछले 9 साल में ऐसा स्पेशल सेशन जो है उसके बारे में ना सुना गया ना देखा गया नरेंद्र मोदी सरकार में। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, आपको याद होगा, अगर हम विशेष सत्र की बात करें तो एक बार जब जीएसटी का कानून आना था, जीएसटी बिल, तो 30 जून 2017 को 2017 को क्या बुलाया गया था? स्पेशल जॉइंट सेशन बुलाया गया था, स्पेशल जॉइंट सेशन। और वो भी कितने दिन के लिए? मात्र 1 दिन के लिए बुलाया गया था। दोनों सदनों के का जॉइंट सेशन बुलाया गया, और ये कोई प्रॉपर सेशन नहीं था जैसा इस बार 4-5 दिन का हो रहा है। यानी ऐसा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं कि कोई 4-5 दिन जैसा विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो भाई जो 9 साल में नहीं किया वो अब क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे सोर्सेस क्या बता रहे हैं। हमारे सोर्स बता रहे हैं कि संभव है, बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि संभव है कि सरकार पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। हो सकता है कि 2024 के चुनाव 2023 में हो जाएं। आमतौर पर अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कुछ सोर्सेज हमारे दावा कर रहे हैं। और विशेष सत्र के बाद, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बाद संसद भंग करने की सिफारिश हो सकती है। चुनाव से पहले संसद भंग करने की सिफारिश होती है, राष्ट्रपति भंग करते हैं, नए चुनाव के लिए तारीखें आती हैं और नया चुनाव होता है। तो हमारे सूत्र तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार समय से पहले चुनाव कराने जा रही हो। अब ये भी सोर्सेस कह रहे हैं और हो सकता है इसमें भी लगा हुआ। लेकिन यहां 2 सवाल हैं कि सरकार अगर पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है तो पहले चुनाव कराना क्यों चाहती है, और दूसरा सवाल यह कि चुनाव पहले कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि अगर सरकार वाकई पहले चुनाव कराने की सोच रही है तो उसमें विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है। दरअसल दिसंबर में होने वाला शीतकालीन सत्र नहीं हो पाएगा अगर नवंबर दिसंबर में अर्ली इलेक्शन हो जाएगी, यानी शीतकालीन सत्र का काम पेंडिंग रह सकता है। ऐसे में सरकार इसी विशेष सत्र में शीतकालीन सत्र के जरूरी काम पूरे कर सकती है, यानी वो जरूरी बिल जो शीतकालीन सत्र में आने थे, क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शन होना था, अब वो इसी विशेष सत्र में पास कराए जा सकते हैं। और इस तरह से सरकार अपने इस कार्यकाल का जो बाकी बचा एजेंडा है वो भी पूरा कर पाएगी। अगर नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या फायदा? सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? अब ये बड़ा सवाल है, इसे भी समझ लेते हैं। पहली बात, 12 नवंबर को दिवाली है और दिवाली का समय
वो समय होता है जब सबकी जेब में पैसा भरा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था बूम कर रही होती। वैसे भी अभी की हुई, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पहले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% है इंडिया का। 7.8%। कोई दूर दूर तक पास नहीं है। लोग 2%, 3% पे अमेरिका, चीन, फलाना ढिमकाना कूद रहे हैं। इंडिया 7.8% पर। दिवाली आते आते अर्थव्यवस्था और रॉकेट बनी हुई होगी। दिवाली वाला रॉकेट नहीं, आसमान में उड़ने वाला रॉकेट, यानी एक फील गुड फैक्टर होगा मार्केट में। दूसरी बात, नवंबर दिसंबर में हल्की सर्दी और गुलाबी ठंड जैसा मौसम होता है। माना जाता है कि जो शहरी वोटर अप्रैल मई की गर्मी की वजह से कई बार बूथ तक नहीं जाता, जो कई बार बीजेपी का बड़ा खास वोटर माना जाता था, अब तो कई ग्रामीण इलाके में भी वोट पड़ता है बीजेपी, तो उस वोटर के लिहाज से ये नवंबर दिसंबर का मौसम अच्छा मौसम है। वो भी घर से निकलेगा, वोट देने जाएगा। तीसरी बात, राम मंदिर दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा, जनवरी में उसका उद्घाटन होना है। तो नई सरकार के साथ पीएम मोदी उसका उद्घाटन करना चाहेंगे और भाई नवंबर दिसंबर तक इतनी तस्वीर बनी जाएगी कि कहेंगे भाई हमने देखिए राम मंदिर बनाया है। चौथी बात, पीएम मोदी की इस वक्त पॉपुलैरिटी गजब की बनी हुई है। अमेरिका के प्यू सर्वे में कल ही मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। मैंने आपको कल बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए आज जब हम सितंबर महीने के मुहाने पर खड़े हैं, जो फेवरेबल ओपिनियन है नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी के लिए, वो क्या है? नरेंद्र मोदी के लिए है 79% बॉस, मतलब लगभग 80% लोग, 10 में से हर 8 आदमी कह रहा है कि उनको नरेंद्र मोदी पसंद आ रहे हैं, जबकि दूसरे नेताओं के लिए आंकड़ा बहुत कम है। अब आप सोचिए, ऐसे में जब आपकी पॉपुलैरिटी चरम पर है, फील गुड फैक्टर है, लोग आपको सही मान रहे हैं, देख रहे हैं, तो चुनाव से कोई क्यों भागेगा? एक फैक्टर विधानसभा चुनाव का भी। इस साल नवंबर और दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले। कहां कहां चुनाव होने, आपको वो भी बताता हूं। विधानसभा चुनाव अगर आप देखेंगे जो इस बार अभी होने हैं, विधानसभा चुनाव, एक होना है राजस्थान में, इसके बाद नाम है मध्य प्रदेश का, तीसरा नाम है छत्तीसगढ़ का, चौथा नाम है तेलंगाना का और 5वां नाम है मिजोरम का। ये 5 राज्य हैं जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने। इन राज्यों में अभी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट बताता हूं। इन राज्यों में 2018 में कब चुनाव हुए थे? 2018 में यहां चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में 7 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। तेलंगाना के अंदर वोट पड़ा था 7 दिसंबर को और मिजोरम में 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी। ये सारे डेट आपको कब की बता रहा हूं? 2018 की। अब इनके नतीजे कब आए थे? इन सारे इलेक्शंस के जो नतीजे आए थे वो आए थे 11 दिसंबर को। अब इससे क्या लेना देना है बॉस? पिछली बार, मतलब अब इन राज्यों में जो चुनाव होने हैं वो जब तक विधानसभा 5 साल पूरी कर रही है उसके पहले करा लेने होते। यानी ये वो ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर इलेक्शन कराने के लिए जो तारीख है वो दिसंबर के महीने के आसपास बैठती है, नवंबर दिसंबर। अगर नवंबर दिसंबर में ये इलेक्शन होते हैं तो संभव है कि ये 5 राज्य के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए। अब ये भी समझ लेते हैं कि पिछली बार शीतकालीन सत्र कब हुआ था? 7 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच। यानी आप देखिए कि ये सारी डेट इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही हो। ये सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, ये 5 राज्यों के प्लस लोकसभा का चुनाव, और ये सारे कब हो सकते हैं? नवंबर दिसंबर में।
अब विपक्ष के अंदर यह बेचैनी बहुत पहले से थी, इसलिए उनके कई बड़े नेता बार बार कह रहे थे कि सरकार चुनाव जल्द करा सकती है, जैसे नीतीश कुमार कह चुके हैं। अच्छा, ये साथ में विधानसभा चुनाव करने का असर क्या होगा ये भी अभी आपको बताऊंगा। जैसे नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वो 7-8 महीने से कह रहे हैं कि बीजेपी दिसंबर में लोकसभा चुनाव करवा सकती है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए, यानी इन नेताओं को लग रहा है कि चुनाव पहले हो सकते हैं। विपक्ष के अंदर यह घबराहट इसलिए है कि अगर जल्दी चुनाव हुए और राज्यों के चुनाव के साथ ही लोकसभा के चुनाव हो गए तो विपक्ष का पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा बॉस, क्योंकि विपक्ष इस उम्मीद में बैठा है कि विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को वो हरा देता है तो उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए पावर डोज मिल जाएगी, मोमेंटम मिल जाएगा कि भाई हमने नरेंद्र मोदी को, देखिए भाई भले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग इंपैक्ट छोड़ते हो, नरेंद्र मोदी के नाम पे जब वोट पड़ना होता है तो फिर पब्लिक किसी को नहीं देखती, लेकिन माहौल ये बन जाता है कि भाई देखिए मान लीजिए छत्तीसगढ़ हार गए या मान लीजिए मध्य प्रदेश हार गए, कि देखिए हार गए, हरा दिया इनको, तेलंगाना हार गए, फलाना ढमकाना, मतलब एक मोमेंटम विपक्ष को मिल सकता था, उनके कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिल सकता था कि भाई चलो नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता। जल्दी चुनाव करवाने से विपक्ष के सामने मुसीबत ये होगी कि भाई अब वो मोमेंटम गया। अगर ये लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे विधानसभा के, तो फिर जीत का नतीजा भी लोकसभा के साथ ही आएगा, फिर आप कहां कह पाएंगे कि हम मोदी को हरा रहे नहीं हरा रहे। दूसरी बड़ी मुसीबत होगी कि सीटों का बंटवारा कैसे तय हो पाएगा। भाई ये जो इंडिया गठबंधन है ये सोचे बैठा था कि भाई ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, फिर हम तय करेंगे कि कौन कहां कितना नंबर लाया, उस हिसाब से सीट बांटेंगे। लेकिन जब ये चुनाव ही लोकसभा के साथ होंगे तो फिर सीटों में के बंटवारे में बड़ी माथापच्ची शुरू हो जाएगी। सब अपना दावा ठोक देगा कि भाई हम तो लोग, केजरीवाल कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं सीट जीत सकते, हमको चाहिए। कोई कहेगा कि भाई हमको छत्तीसगढ़ में चाहिए। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए तो विपक्ष की बड़ी मुसीबत होगी कि वो लोकसभा में एक साथ और विधानसभा में अलग अलग कैसे लड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो वहां जाकर विधानसभा के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों को कोसेंगे और लोकसभा के लिए सिर्फ बीजेपी को कोस कैसे पाएंगे। 2 भाषण देंगे कि अभी वाला मेरा भाषण है जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश में बताऊंगा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों बेकार हैं, और उसके बाद अब मैं लोकसभा वाला भाषण दूंगा, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी बेकार है। इसमें कांग्रेस ठीक है, जहां जहां कांग्रेस लड़ेगी वो इंडिया का साथी है तो दे दीजिए। ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। तो अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर साथ में हो जाते हैं तो ये एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विपक्ष की पूरी रणनीति ही डिरेल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो विपक्ष ने सिर्फ अपने गठबंधन का नाम ही दिया है, ना कोई नीति बनाई है, ना रणनीति, ना चेहरा तय किया है। अब अचानक उनको भी आनंद फानंद में सब करना पड़ेगा कि अरे भैया कौन है, कहां है, क्या है, बताओ, देखो, निकालो। क्योंकि आप देखिए कि विपक्ष में ना अभी यह तय हुआ कि कौन कहां कैसी कुर्बानी देगा। सीटों का बंटवारा तय करना है, संयोजक का नाम तय करना है, चेहरा तय करना है। अभी विपक्ष के अंदर तो यही चल रहा है कि हर पार्टी अपने नेता को पीएम की रेस में बता रही है। और जब ये टकराव साफ दिख रहा है कि विपक्ष के कई नेता ये कह रहे हैं, अपने गठबंधन की दरारों पर पर्दा डाल रहे हैं कि विपक्ष में तो पीएम पद के लिए कुछ कई चेहरे हैं। सुनिए विपक्ष के कुछ नेताओं। You must have heard from Uddhav ji very clearly yesterday that we have many choices. You have a country of 120 crore people. The BJP has no choice, but we have many choices for the PM face. ये तो यही दिखाता है कि हमारे इंडिया गठबंधन में कई सारे काबिल लोग हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासन चलाए हैं, लोकप्रिय हैं, और हमारे पास कई ऐसे दिग्गज हमारे इंडिया परिवार का हिस्सा हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए से और बीजेपी के लोगों से, क्या इनकी पार्टी में कोई है जो कह सकता है कि मोदी जी के अलावा हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने। वैसे तो कोई आम आदमी पार्टी में भी नहीं कह सकता कि हम चाहते हैं राघव चड्ढा प्रधानमंत्री बने अरविंद केजरीवाल की जगह। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक चल रही है, लेकिन विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा यह अभी तक साफ नहीं। उनका यही डर है कि किसी एक को चुनने से बाकी दल नाराज हो जाए, इसलिए विपक्ष इस पर गोलमोल बातें कर रहा है। तेजस्वी यादव तो ये कहने लगे हैं कि जो भी पीएम उम्मीदवार होगा वो पीएम मोदी से अच्छा होगा। ये क्या बात हुई भाई, एक बार सुनिए। जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा,
सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। अभी की तस्वीर से तो यही लग रहा है कि मुंबई में विपक्ष के दल जुट तो गए हैं, लेकिन उनमें टकराव और इस टकराव को गठबंधन में मौजूद वरिष्ठ नेता भी समझ रहे हैं। आज लालू यादव ने भी इशारों में यही बात कही। लालू यादव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि गठबंधन में सबको अपने अपने ईगो को भूल जाना होगा। एक बार लालू जी को भी सुनिए। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने ईगो को भूल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। विशेष सत्र बुलाने को लेकर कई जगह पर यह थ्योरी भी चल रही है कि इस विशेष सत्र को बुलाने का मकसद है एक देश एक चुनाव का बिल लाया जा सके। इस थ्योरी को लोग इस वजह से आगे बढ़ा रहे हैं कि पीएम मोदी कई बार खुद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन इस थ्योरी में कुछ झोल है, बहुत पुख्ता चीजें इसमें नजर नहीं आती। क्यों मैं ये कह रहा हूं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार सुनिए पीएम 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या कह चुके हैं, फिर आपको बताऊंगा कि विशेष सत्र में क्यों है। ये नहीं लगता कि इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। यह बात सही है कि पीएम एक बार नहीं कई बार 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बोल चुके हैं। बहुत सारे लोग एक देश एक चुनाव की पैरवी भी करते रहे। लॉ कमीशन भी इस मुद्दे पर सभी पार्टी से पिछले साल दिसंबर में राय मांग चुका है और इसी साल जुलाई में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में बताया था कि इसी साल जुलाई के महीने में स्टेट लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल ने कहा था कि लॉ कमीशन 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम कर रहा है और उसका फ्रेमवर्क बना रहा है। लेकिन जो बात बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे वो बात यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करवाना आसान नहीं। पहली बात, इसके लिए संविधान में बदलाव करने होंगे भाई, और संविधान में संशोधन करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए किसी भी पार्टी को 2/3 सीटों की जरूरत पड़ती है, 2/3 वोट की जरूरत पड़ती है और लोकसभा में यह आंकड़ा 362 का है और एनडीए के पास इतनी सीटें अभी नहीं है 362। तो कैसे संविधान में संशोधन होगा और कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा? दूसरी बात, संविधान में संशोधन अक्सर बड़ी चर्चा और कई संसद समितियों से पास होने के बाद ही होता है। मोदी सरकार इतना बड़ा परिवर्तन बिना राज्यों को कॉन्फिडेंस में लिए और इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं करेगी भाई कि वो अचानक से कह दे कि अरे हम ले आए 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब कर दो। तीसरी बात, अगर यह बिल आ भी जाता है और पास भी होता है तो भी लोकसभा चुनाव को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में नई कॉमन वोटर लिस्ट बनेगी जिसको तैयार करने में ही लगभग साल भर का वक्त लग जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून आने जा रहा है, तो इसका मतलब तो होगा कि भाई अप्रैल मई में भी चुनाव नहीं होगा, फिर तो और आगे चला जाएगा। इसलिए अभी यह कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून आने जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा डाउट लगता है। सोर्सेस कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव पहले कराया जाए, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी तो जो सोर्सेज बता रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है ये गलत भी साबित हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर बार हम पत्रकारों को गलत ही साबित करते आए भाई।
लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जो बातें हम तक पहुंच रही हैं वो आप तक पहुंचानी चाहिए। आपकी राय क्या है? नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं? क्यों बुलाया विशेष सत्र? #न्यूज की पाठशाला पर अपना कमेंट, अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन अब आपको बताता हूं पाठशाला में पीएम मोदी के अनदेखे रूप का चर्चा। पीएम मोदी की वो बहनें जिन्होंने मोदी का अनदेखा रूप दिखाया, मां के वो 11 रुपए जो नरेंद्र मोदी ने किसी को और को दे दिए। लेकिन क्यों दिए, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार रक्षाबंधन पर देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की। उज्ज्वला योजना के लिए यह सब्सिडी बढ़कर 400 रुपए हो चुकी है, जिसके बाद विपक्ष ये नैरेटिव फैलाने में जुट गया कि अचानक रक्षाबंधन पर पीएम को बहनें कैसे याद आ गई थी। आज पाठशाला में विपक्ष के इसी नैरेटिव की सच्चाई आपको बताऊंगा। आपको पीएम मोदी की उन बहनों से मिलवाऊंगा जो विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकाल देगी। सबसे पहले आपको बीजेपी नेता सुधा यादव के बारे में बताता हूं, जिन्हें बहन मानकर साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव बताती हैं कि साल 1999 में पीएम मोदी ने अपनी मां के दिए हुए 11 रुपए से उन्हें सांसद बनाया। सुधा यादव के पति सुखबीर सिंह यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट थे और करगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए। जब करगिल युद्ध के बाद 1999 में लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त हरियाणा की महेंद्रगढ़ सीट चर्चा में थी। उस वक्त पीएम मोदी हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी थे, तब पीएम नहीं थे, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए सुधा यादव का नाम आगे किया। सुधा यादव बताती हैं कि पीएम मोदी के कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई, जबकि सुधा यादव आज भी कहती हैं कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब एक भाई की तरह जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, वो मना नहीं कर पाई। सुनिए उस घटना के बारे में सुधा यादव ने और क्या बताया। उन्होंने बताया कि देखो, मैं प्रचारक आदमी हूं, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूं। जब मैं अपनी मां से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि मां तो मां होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा, लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है। तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं। और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक चादर नीचे बिछवाई, उसके ऊपर एक स्टील का कलश रखा गया और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। और कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी जेब में किराए के अलावा कोई भी राशि न रख के यहाँ इस यज्ञ में आहुति देकर के आए। अब मेरे लिए तो ये नया एक्सपीरियंस था, लेकिन आधे घंटे के अंदर 7.5 लाख रुपए उस चादर और कलश के ऊपर उनके उस आह्वान पर आए थे और वहां से मेरे चुनाव की शुरुआत उन्होंने कराई। यानी जिन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए बहनों को तोहफा दे रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि खुद बहनें बता रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी भाई का फर्ज निभाते हैं। मां के दिए 11 रुपए उन्होंने बहन को दे दिए कि चुनाव लड़ो, और नरेंद्र मोदी का रौला और जलवा तब भी ऐसा था कि वो कह रही हैं आधे घंटे में नरेंद्र मोदी ने 11 रुपए क्या दिए, 7.5 लाख रुपए आ गए चुनाव के लिए, लोगों ने दिए भाई। अब आपको ऐसा ही एक और किस्सा बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्सा है। ये उस वक्त की बात है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक बार रक्षाबंधन के त्योहार पर उनसे मिलने और राखी बांधने के लिए 40-50 महिलाओं का एक ग्रुप बहुत दूर गांव से आया। इन महिलाओं को मुख्यमंत्री दफ्तर में जाना था जहां नरेंद्र मोदी राखी बना रहे थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से महिलाओं का यह ग्रुप जाम में फंस गया और सही समय पर सीएम ऑफिस पहुंच नहीं पाए। तब तक नरेंद्र मोदी अपने आवास के लिए निकल चुके थे। अब वो महिलाएं बेचारी इतनी दूर से आई, मुख्यमंत्री मोदी से मिल नहीं पाई, राखी बांध नहीं पाई, दुखी हो गई, रोने लगी। लेकिन यह बात जब नरेंद्र मोदी को पता चली तो क्या हुआ, सुनिए।
मोदी जी से मिलना हुआ मेरा। जब वो सीएम थे, गुजरात के सीएम, तो एक बार राखी का उत्सव था, तो वहाँ मिलने जाना हुआ। मैंने हमारे इफ्तार में सबको बोला कि मोदी जी को राखी बांधने जाना है। इतनी सारी महिलाओं ने नाम लिखवा दिया कि मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो 52 लेडीज़ को मुझे लेके जाने का था। सबको लेके जाने में मेरा आधा घंटा ट्रैफिक में बर्बाद हो गया। मैं लेट हो गई। साहब अपने घर पर निवास स्थान पे चले गए। तो किसी ने जाके मोदी साहब को बोला कि कोई औरतें आई हुए 40-50 लोग हैं, तो वो बहुत दुखी हो रही है। फ़ोन आया कि कौन लोग आए हैं और रो रहे हैं। तो मैडम ने बताया कि वो महसाणा के लींच गांव से, आसपास के गांव से औरतें आई है आपको राखी बांधने के लिए, लेकिन लेट हो गई है। तो साहब ने तुरंत बोला कि लेके आ जाओ, आओ मेरे निवास स्थान पे लेके आ जाओ। तो हमको लेके वहाँ मैडम लेके गई, वहाँ उनके निवास स्थान पे सबको बिठाया। इतना प्यार दिया है कि शायद अपने खुद के भाई को मिलने जाते हैं ना, तो भी इतना प्यार नहीं मिलता। साहब आके बैठे, आधे घंटे तक हम सबके साथ बातें की, सबका परिचय लिया, सबसे अलग अलग राखी बंधवाई। भाई नरेंद्र मोदी का क्या था, मुख्यमंत्री थे, कोई महिलाएं दूर से आई हैं, रो रही हैं, रोने दो, मुझे क्या पता। लेकिन उन्होंने सबको बुलाया, सबसे मिले, राखी बंधवाई, और महिलाएं कह रही हैं कि जितना अपना भाई सम्मान नहीं देता उतना सम्मान दिया नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने हमेशा देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की वकालत की। इसे समझने के लिए आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जब नरेंद्र मोदी न तो पीएम थे और न ही गुजरात के सीएम। वो महज बीजेपी के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो बस से जा रहे थे तो कैसे एक बुजुर्ग महिला की उन्होंने मदद की। राष्ट्र सेविका समिति की नीता सेवक ने पीएम मोदी से जुड़ी एक दिल को छू लेने वाली घटना के बारे में बताया, आप भी सुनिए। एक बार मैं नरेंद्र भाई के साथ धंधु का कार्यक्रम था, बस में प्रवास करते थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि एक माजी वृद्ध, बहुत उम्र थी उसकी, और गलती से बस में बैठ गए थे। कंडक्टर ने जब टिकट बोला लेने के लिए तो उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ जाना है। तो बोले कि अरे ये बस तो नहीं जाएगी। तो माजी ने बताया कि भाई मैं तो गलती से अब चढ़ गई हूँ, मुझे उतार दो। कंडक्टर ने बोला अब मैं यहाँ बीच में नहीं रुक सकता। और थोड़ी ही देर में नरेंद्र भाई उठकर, सीट में से उठकर उसने बताया क्यों ऐसा किया, पब्लिक के लिए ये बस है, आपके लिए बस है, आपके ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे लिए पब्लिक के लिए ही बस है, तो आपका ये जो एटीट्यूड है वो अच्छा नहीं है, मैं कंप्लेन कर दूंगा। थोड़ी ही देर में वो माजी को बस खड़ी रखा कर उतार दिया और वापस सीट पर आए, बैठे और खड़े होकर तुरंत उसके पास गया और पास गए और बोला क्यों हीरो, ये बात मैंने जो बताई वो ठीक तरह से समझ गए ना, अब दूसरी बार ऐसा मत करना। जो कोई वृद्ध, अशक्त और अपने से वडील होते हैं वो पूजनीय होते हैं, उसको हमारी मदद चाहिए तो मदद करने का भी हमारा भाव होना चाहिए। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी महिलाओं को लेकर नरेंद्र मोदी के नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया। ये तो तब की बात थी जब वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तब भी बदले नहीं। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने साल 2011-12 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया कि किस तरह पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी परेशानियों का भी नरेंद्र मोदी पूरा ख्याल रखते हैं। विधानसभा का चुनाव था, ये 2011-12 की बात है और विधानसभा की तैयारियां चल रही थी। सभी तरफ सभा थी और सभा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में प्रवास के लिए मुझे उनके साथ में रहने का दायित्व दिया गया था, व्यवस्थाओं को देखने के लिए। एक महिला कार्यकर्ताओं को जो परेशानियां होती है, हेलीकॉप्टर में बैठते समय जब हम जा रहे थे तो जिधर प्रधानमंत्री जी को बैठना होता था, प्रधानमंत्री जी उधर बैठ जरूर रहे थे, लेकिन मैं जिस तरफ से चढ़ रही थी वहाँ स्टेयर नहीं थे। मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन मैं हाइट के कारण चढ़ जाती थी। एक छोटी सी बात को उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस तरफ बैठे।
प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे उस तरफ नहीं बैठना था। मैंने उन्हें कहा कि मैं मैनेज कर लूँगी, मैं बैठ सकती हूँ इधर से, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको चढ़ने में परेशानी हो रही है। हम सभा में गए और सभा के बाद जब हम पुनः वापस आए तो फिर से वो उसी तरफ से चढ़ रहे थे, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आप सीढ़ी से चढ़कर बैठिए। एक महिला कार्यकर्ता, इतनी छोटी सी बात, उसे क्या परेशानी हो रही है जो हम कह नहीं पाते हैं, मोदी जी उस बात को समझ जाते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी है। ये बातें आज भी दिखती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी संभालते हैं और उनको समझ में आता है कि इस देश में बड़ी संख्या में महिलाओं को आज भी शौचालय नहीं मिला है, तो शौचालय ताबड़तोड़ गति से बनाए जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि आज भी महिलाएं, इस देश की बहनें, माताएं चूल्हे में खाना बना रही हैं, आंखों में धुआं जाता है तो उन्हें उज्ज्वला के जरिए सिलेंडर मिलता है। लेकिन जो एजेंडाधारी, उनको ये बात समझ में नहीं आई। पाठशाला में अब अगली क्लास आपको दिखाऊंगा कि घोड़ी पर सवार बाबा बागेश्वर, क्या उनकी शादी की तैयारी शुरू हो गई है? और राखी पर बाबा बागेश्वर का रूप, वो रूप जिसे देखकर महिलाएं रोने लगी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रक्षाबंधन पर भी बागेश्वर बाबा का अलग अंदाज ही दिखाई दिया। रक्षाबंधन पर बागेश्वर बाबा छतरपुर में बागेश्वर धाम में ही थे और दरबार में सैकड़ों महिलाएं और लड़कियां रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए आई हुई। इन महिलाओं को यह नहीं पता था कि बागेश्वर बाबा खुद राखी बंधवाने के लिए उनके बीच पहुंच जाएंगे। जैसे ही बागेश्वर बाबा पहुंचे, उसके बाद देखिए उनकी कलाई पर कितनी राखियां बंध गई। महिलाएं और लड़कियां राखी बांधने के लिए लाइन लगाकर खड़ी थी। देखते ही देखते बागेश्वर बाबा की कलाई राखियों से भरती चली गई। बागेश्वर बाबा को राखी बांधते बांधते कुछ लड़कियां रोने लग गईं। बागेश्वर धाम पहुंची महिलाओं और लड़कियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बागेश्वर बाबा को राखी बांध रही हैं। बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता किस लेवल पर है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बागेश्वर बाबा ने भी भावुक हुई महिलाओं को समझाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर देश के सभी युवाओं को एक संदेश भी दिया। एक बार उनके कहे को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या बागेश्वर बाबा की शादी की भी तैयारी चल रही है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। बस एक ही निवेदन है, साधु तो हमेशा प्रार्थना ही कर सकता, यही हमारी निवेदन है समूचे भारतवासियों से। राखी तो बंधवाना, पर राखी बंधन के साथ आप कोई गिफ्ट अपनी बहन को देना या ना देना, एक वचन जरूर दे देना कि किसी भी बहन बेटी की इज्जत अगर अपने देश में लुटे तो उसके लिए अपनी उस राखी का फर्ज जरूर निभाना। बहुत बहुत साधुवाद। इसी संदेश के साथ आप सभी को पुनः पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बागेश्वर धाम। तो रक्षाबंधन पर भी एक बड़ा संदेश दे दिया बागेश्वर बाबा ने। बहन अपनी हो किसी और की हो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भाई का फर्ज निभाइए। अब आपको बागेश्वर बाबा की वो तस्वीर दिखाता हूं जिसके बाद चर्चा ये होने लगी कि क्या बागेश्वर बाबा जल्दी ही शादी करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा का ये वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। अभी तक लोगों ने बागेश्वर बाबा को कथा सुनाते हुए, पर्चा निकालते हुए, लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए देखा था। लेकिन इस तस्वीर में बागेश्वर बाबा घोड़े पर सवार दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर जा रहा हो। देखिए एक बार। ये तस्वीरें सोमवार की हैं जब छतरपुर में बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पर। उसी के बाद लोग कहने लगे कि क्या बागेश्वर बाबा शादी करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा की शादी की चर्चाओं में कितनी सच्चाई है उसके बारे में भी जान लीजिए। बागेश्वर बाबा ने धाम के पास ही एक गौशाला का निर्माण करवाया था। उसके बाद वहां घोड़ों के लिए भी रहने की जगह बनवाई, जहां देश भर से अलग अलग नस्ल की गायें आई गौशाला के लिए। फिर घोड़े भी आने शुरू हुए। गौशाला में गुजरात से मंगाए गए 3 घोड़े भी रखे गए। इन तीनों घोड़ों को बागेश्वर बालाजी की बग्गी के लिए मंगाया गया। इन्हीं में से एक घोड़े पर सवार होकर बागेश्वर बाबा मंदिर पहुंचे तो उनकी शादी की चर्चाएं होने लगी। अब वो कहते तो हैं ही कि मैं शादी करूंगा, लेकिन घोड़े पर सवार हो गए इसका मतलब वो शादी करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये कोई शादी की तैयारी नहीं चल रही है, वो बस मंदिर तक वहां घोड़े पर बैठ कर गए।
आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बागेश्वर बाबा और जया किशोरी की शादी की अटकलें भी खूब लगने लगी थी। सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर लगातार चर्चाएं चलने लगी कि जया किशोरी भी कथा सुनाती हैं, भजन गाती हैं और जया किशोरी के साथ शादी की खबरों का बागेश्वर बाबा ने खंडन तक किया था। जया किशोरी को बहन जैसा बताया था। जया किशोरी ने भी बागेश्वर बाबा के साथ शादी की चर्चाओं को बुनियाद बताया था। गौशाला में बालाजी की बग्घी के लिए लाए गए घोड़ों पर बागेश्वर बाबा पहले भी सवारी कर चुके हैं। उसका वीडियो भी आपको दिखा देता हूं। यह वीडियो 29 अगस्त का है, जब बागेश्वर बाबा और एक अन्य कथावाचक घोड़ों पर सवार होकर सैर कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर बागेश्वर बाबा ने गांव के आसपास का दौरा किया था। इस दौरान उनके साथ ढेर सारे लोग भी चल रहे थे, लेकिन इस बार तस्वीर आई तो माहौल यह बना दिया गया कि अरे ये तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब शादी की तैयारी चल रही है। बागेश्वर बाबा को घोड़ों के अलावा गजराज यानी हाथी से भी लगाव है। हाथी की सवारी करते बाबा बागेश्वर की तस्वीरें भी पहले आ चुकी हैं। हाथी की सवारी का यह वीडियो 30 अगस्त का यानी कल का है। किस तरह से बागेश्वर बाबा हाथी की सवारी का आनंद ले रहे हैं। हाथी की सवारी से पहले बागेश्वर बाबा ने बकायदा हाथी के सामने झुककर प्रणाम किया। हाथी को सनातन में गणेश भगवान का रूप माना गया। हाथी को प्रणाम करने के बाद बागेश्वर बाबा उस पर सवार। कहा जा रहा है कि यह वीडियो छतरपुर में स्थित पन्ना नेशनल पार्क का है, जहां बागेश्वर बाबा कुछ समय व्यतीत करने के लिए पहुंचे। बागेश्वर बाबा नियमित रूप से दरबार भी लगाते हैं, जहां वो भक्तों के प्रश्नों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार दरबार में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बागेश्वर बाबा की ही परीक्षा लेने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला 9 अगस्त के दरबार में भी हो गया, जब एक लड़का बागेश्वर बाबा के सामने अपनी समस्या लेकर आया। लेकिन वहां क्या हुआ, बाबा ने उस लड़के के लवेरिया बीमारी को भी पकड़ा और कैसे पूरा पंडाल हंस कर लोटपोट हो गया, एक बार देखिए जरा। हमें जो गुरु आज्ञा लगी हमने उसको लिखा। आप अपना प्रश्न बोलिए। सिर्फ राजनीति को लेकर प्रश्न है और कुछ। अच्छा, राजनीति में क्या चाहते हैं? बनना है कुछ? जी। अच्छा, और पूछ लो कुछ। बस और कुछ। एक और आया, शायद गलत हो, आप टोक देना, ऐसा नहीं है। घर का कार्य रुका है, कैरियर में राजनीति करना चाहते हैं, करें या ना करें, ऐसी दुविधा के उत्तर को पाने के लिए आप दरबार में आए हुए हैं। आप व्यापार की तैयारी करें, इसके बाद राजनीति में जाएं, आशीर्वाद है। एक प्रश्न और है, गुप्त वाला। का चाहत तुम्हें भी बीमारी भाई, सबको होता है मलेरिया, तुम्हें होगा लवेरिया। ये हमने तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हारे जो मित्र आए, वो फ्रेंड सर्कल तुम्हारी कह रही थी कि गुरुजी तुम्हारी पोल खोलते कि नहीं। बोलो हाँ या ना? जी जी है। अब लवेरिया में बताओ, जुड़वा दें कि तोड़वा दें? वो तो हमें लड़ाई मची, लड़ाई हो गई अब तुम्हारी फोन से। हम सुनत रहे तुम्हारी 2 जन की बातें। हमारो भाई भाई मेरी भाई भाई है। तो बोलो क्या चाहते हो, कहो तो उसके पिता के नाम से शुरू करें। नहीं नहीं, अच्छा रोक दें? तो क्या चाहते हो, जोड़ दें? ठीक है, पहली बात तो तुम्हें ऊपर जो शक है उसे हटाओ। नंबर 2, पढ़ो। एकदम सही। अब बता रही हो अपने मित्र ना कि गुरु बहुत ऊंचे वालों निकलो। बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा। हाँ, तुम लोग तो कह रहे थे कि ऐसा ही है। तुम लोग तो आपस में बातें जो कर रहे थे मित्रों के साथ कि ऐसा ही है, देखते हैं कि वो बता पाते क्यों नहीं बता पाते, और इतना डीपली कहीं से पता कर लेते होंगे तब बता पाते होंगे। अब तो नहीं तुम्हारा पता किया? नहीं। कहो तो तुम्हारी अब हम तोड़वा भी सकते हैं, एक दूसरी लड़की का तुम्हारे पे जीवन में नाम बता के। यानी बाबा बागेश्वर ने वहां उस लड़के के होश उड़ा दिए। दरअसल बाबा बागेश्वर अपने अलग अंदाज में भक्तों को गंभीर से गंभीर बातें आसानी से समझा जाते हैं। बागेश्वर बाबा ने बताया कि बिना ये जाने दौड़ते रहना कि जाना कहां है गलत है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने एक हवाई जहाज की कहानी सुनाई। सुनिए जरा उसको। एक हवाई जहाज जा रही थी। हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, 2 खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है?
पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा पर कहां जा रहा यह पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। बाबा बागेश्वर परमात्मा के चरणों में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम कहां गए? पाठशाला में अब प्रभु श्री राम की वो निशानियां जिनमें भगवान साक्षात दिखेंगे, सनातन की वो शक्तियां जिन्हें आपसे छुपाया गया पर विज्ञान तक देखकर हैरान। पाठशाला में पिछले दिनों मैंने आपको सनातन धर्म के जुड़े ऐसे मंदिरों के बारे में बताया जिनके बारे में आपको कभी बताया ही नहीं गया था। जब पाठशाला में इन मंदिरों की जानकारी सामने आई तो बहुत से लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह अद्भुत पौराणिक मंदिर आज भी भारत में। ये ऐसे मंदिर हैं जहां भारत की सनातन शक्ति के प्रमाण दिखते हैं। इसी क्रम में आज आपको कुछ और मंदिरों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भगवान राम की उन निशानियों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में भी आपको कभी नहीं बताया गया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन श्री राम को और नजदीक से जानने के लिए आज आपको भगवान राम के उस वनवास मार्ग पर लेकर चलूंगा जहां राम की निशानियां मौजूद हैं। भगवान राम की यह वनवास यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। यह बात तो सबको पता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास झेल चुके। उनकी यात्रा अयोध्या से शुरू होकर लंका तक जाकर समाप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इन 14 वर्षों में भगवान राम लंका तक इस मार्ग से होकर पहुंचे। किस मार्ग से होकर पहुंचे, इस मार्ग पर भगवान राम की किस तरह की निशानियां मौजूद हैं, आज आपको बताता हूं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के रथ में बैठकर तमसा नदी तक पहुंचे। इसके बाद नदी पार करके वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां गंगा नदी पार करते हुए प्रयागराज पहुंचे। इसी गंगा नदी पर केवट ने भगवान राम के पैर धोने की जिद की। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए श्री राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वो चित्रकूट पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष बिताए। प्रभु श्री राम को मनाने और वापस अयोध्या ले जाने के लिए उनके भाई भरत भी चित्रकूट ही आए थे, यह कहा जाता है। चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कई प्रसंग मिलते हैं। यहां आज भी प्रभु श्री राम की निशानियां मौजूद हैं। माना जाता है कि यहां के एक पहाड़ पर श्री राम लंबे समय तक रहे थे और माना जाता है कि इस पहाड़ी के जिस हिस्से पर प्रभु श्री राम सोते थे उसे श्री राम शैया का नाम दिया गया। यह स्थान आज भी मौजूद है। यहां आज भी हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। चित्रकूट से निकलने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में पहुंच गए। उस समय यह जंगल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इस वनवास के दौरान श्री राम अमरकंटक होते हुए पंचवटी पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि पंचवटी में श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था और यहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसके बाद रावण ने सीता हरण किया और राम से बदला लेने के लिए इसी पंचवटी से सीता जी का हरण कर लिया। सीता हरण के बाद उन्हें खोजने के लिए जटायु की सलाह पर प्रभु श्री राम दक्षिण की तरफ चल दिए और ऋषमुख पर्वत पहुंच गए। यह जगह पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर दूर है और यहीं बाली का किष्किंधा राज्य हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि इसी किष्किंधा में श्री राम जी की सुग्रीव और हनुमान से भेंट हुई। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। अब आपको आज के किष्किंधा की एक तस्वीर दिखाता हूं। इसी इलाके में ऋषमुख पर्वत स्थित है। यह इलाका कर्नाटक के हम्पी के पास मौजूद है। इस हिस्से को सुग्रीव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां कई ऐसी गुफाएं और मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस पहाड़ी पर दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। यहां आने वाले यात्री एक अलग अनुभव और एनर्जी महसूस करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी इन पौराणिक प्रमाणों के बारे में आपको पहले बताया नहीं गया, ज्यादा नहीं बताया गया।
हमारी यात्रा तो ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतों तक ही चलती है, लेकिन निकलिए, इन जगहों पर जाइए। इस देश में तो सरकारें भी ऐसी रही हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नकार दिया, लेकिन आप जाइए और देखिए कि कैसे प्रभु श्री राम के निशान आज भी मौजूद हैं। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया के दौर में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कई झूठी खबरें भी आप तक पहुंच जाती हैं। जैसे एक खबर वायरल हो रही है कि मोदी सरकार देश के युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप बांट रही है। इस खबर के साथ एक सरकारी नोटिस भी सर्कुलेट किया जा रहा है। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में यह पता चला कि केंद्र सरकार इस तरह की कोई भी योजना नहीं चला रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और यह पूरी तरह से फेक और बेबुनियाद खबर है। अगर इस खबर के आधार पर कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स और फीस के पैसे मांगे तो इस बहकावे में ना आइएगा, ना तो लैपटॉप मिलेगा, ना वो पैसा वापस आएगा।